सभी साथियों को मनोज सुराजी का नमस्कार। और आज फिर आया हूँ नई वीडियो लेकर। और नई वीडियो नहीं है, ये कंटिन्यूअस वीडियो है। जो पहली वीडियो थी कुकी लैंड सॉल्यूशन पार्ट 1, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा और बहुत सारे चीज़ों पर मैंने बात करी। तो उन सब चीज़ों पर बात करने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बड़ा एक सही पक्ष बता रहे हैं। कहीं 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 ऐसा लगा कि शायद मैतई के फेवर में बात हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली तो बात तो सत्य होगी। अगर किसी के फेवर में जा रही है तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। जो सत्य है वो किसी के फेवर में जा सकता है, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कुकी के इन फेवर में भी बात नहीं थी, क्योंकि कुकी कम्युनिटी से भी कुछ लोगों ने कहा, आगे बढ़कर कहा कि एक व्यक्ति ने लिखा, मैं उनका कमेंट कोट करना चाहूंगा कि हम कुकी लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने कहा, कम से कम क्लियर किया। लेकिन क्या ये सारी कम्युनिटी ऐसा ही सोच रही है? क्योंकि कभी कभी बीच में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, फिर कुकी लैंड पे बात आ गई। ये बात कहाँ तक जाएगी? क्योंकि इस बात का कोई फिर समाधान है नहीं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस करके बताया था। क्योंकि सभी इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश में रह रहे हैं लीगल तरीके से, वो सब इस देश के नागरिक हैं और सबका इस देश पर अधिकार है। किसी एक कम्युनिटी का को बिल्कुल ही डोमिनेट करने का हक नहीं दिया जाना चाहिए, वो कोई भी हो। लेकिन कानून के जरिए कानून का राज होना चाहिए। और कोई अगर इस डेमोग्राफिक चेंज भी बदलने चाहता है तो वो भी नहीं बदला जाना चाहिए। इंटेंशनली कुछ गड़बड़ की जा रही हो, कुछ सिचुएशन चेंज की जा रही है, तो वो भी नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एसटी स्टेटस की बात की, पॉपी कल्टीवेशन की बात की, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की, लैंड सैचुरेशन की बात की, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की बात की, हमने ऑटोनोमस काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की, हमने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, हमने कुकीलैंड की बात की। लेकिन कुछ चीज़ें रह गई, जैसे डेमोक्रेसी रह गई, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रह गई, और 26 जनवरी बिल रह गया। आज का वीडियो इसी के इर्द गिर्द होगा। और आज का वीडियो थोड़ा शायद आपको लगेगा कि शायद सब्जेक्ट से थोड़ा सा इतर हो रहा है, हट रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट से नहीं, ये डीप में जा रहे हैं, हम गहराई में जा रहे हैं। हम डेमोक्रेसी का चैलेंजेस की बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक तरीके को और कैसे बेहतर बनाए, और किस तरीके से कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिससे कि डेमोक्रेसी के अंदर सहजीवता आ जाए। मैं इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। एक्सक्लूसिव डेमोक्रेसी, या कहते हैं कि जीतने वाले को ही सब कुछ दे देना या विनर को ही लीडर मान लेना, मैं उस विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंक्लूसिव समावेशी लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे कि हाँ, वो भी उसमें कुछ ना कुछ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ही रूल करें और फिर वो अपनी तरह से चीज़ों को चलाएं, तो ऐसा नहीं। तो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की मैं बात करूंगा। लेकिन उन सबसे पहले थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं, एसटी स्टेटस के पे मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। एसटी स्टेटस पे हमने जब बात की तो हमने बताया कैसे कि भाई, एसटी स्टेटस को आप रोक सकते हो। और किन लोगों को? हम उत्तर भारत के लोग हैं या दक्षिण भारत के लोग हैं, अगर वो मणिपुर में जाकर कुछ खरीदते हैं तो वहाँ एसटी स्टेटस उन पर लागू हो जाना चाहिए कि भाई, आप एसटी नहीं हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, यहाँ कुछ लोकल कम्युनिटी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो जहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ के जो कहते हैं कि प्रिमिटिव लोग हैं, वो चाहे मैतई हो, कुकी हो, उनके बीच में ये खाई नहीं होनी चाहिए एसटी वाली। क्योंकि ये खाई कहीं ना कहीं किसी के मन में ये बात तो पैदा कर ही देगी कि यार, हमको रोका जा रहा है और इनको दिया जा रहा है। फिर बहुत सारी बातें निकलेंगी। देखिए, एक दूसरे पर अगर हम आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो बातें तो निकलेंगी। फिर ये भी बात निकलेगी कि आप 200 साल पहले आए, आप 300 साल पहले आए। तो इन सब चीज़ों से अगर छुटकारा पाना है तो मुझे लगता है मैतई हो, कुकी हो, जो भी उस वैली एरिया में या उस पहाड़ों में रह रहा है, उन सबको उन पहाड़ों पर और वैली पे हक होना ही चाहिए। वो कहीं भी जाए, कहीं कोई कानून उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वहीं के लोग हैं और हजारों साल से वहां रह रहे हैं। तो एसटी स्टेटस पे ये बात हुई थी। पॉपी कल्टीवेशन पे अल्टीमेटली सभी लोगों ने ये मान ही लिया कि पॉपी कल्टीवेशन जो है वो गलत है और पॉपी कल्टीवेशन को नहीं होना चाहिए, इलीगल पॉपी कल्टीवेशन। तो मैंने ये भी बताया कि लीगल पॉपी कल्टीवेशन अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलीगल पॉपी कल्टीवेशन होता है तो वो कहीं किसी भी मानने में ठीक नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि सब लीगल होता ही नहीं है, वहाँ पर पट्टे होते ही नहीं है अफीम की खेती के, वहाँ पे तो इलीगल ही होता है। तो इस बात में अभी ये क्रॉस चेक करने वाली बात है कि लीगल इलीगल का क्या वहाँ पे सिनारियो है। इलीगल इमिग्रेंट्स या इलीगल इंट्रूडर्स की घुसपैठियों की बात हो रही थी।
तो ये तो कोई देश अलाउ नहीं करेगा। अभी ट्रम्प भी भेज रहा है अपने देश से निकल के लोगों को वापस भेज रहा है, भारत में भेज रहा है। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी लॉयल्टी इस देश के लिए नहीं होती, उनकी लॉयल्टी अपने हितों के लिए होती है। कम से कम इस देश की नागरिकता हासिल करके कोई लोग आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई इस तरह से घुसपैठ करके आ रहे हैं तो वो तो बर्दाश्त करने वाली बात है नहीं। लैंड सेचुरेशन की हमने बात की थी, तो लैंड सेचुरेशन पे हमने यही डिस्कस किया था कि भाई वैली में लैंड की बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और सारी कम्युनिटीज़ चाहती हैं कि वैली में सारे रिसोर्सेज है वहाँ आके रहें। तो जो वहाँ की ऑलरेडी वैली के रहने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके लिए लैंड को का समाधान क्या होना चाहिए कि सबको सब जगह जाने का अधिकार, जो एसटी स्टेटस वाली बात है वो मेंटेन कर देना चाहिए सबके लिए। मेरा तो ऐसा समझना है जो वहाँ के बासिंदे हैं, जो वहाँ सैकड़ों साल से हजारों साल से रह रहे हैं, उनके लिए ऐसी कोई सीमा आपस में नहीं होनी चाहिए। अब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे तो भाई कानून का राज होना चाहिए, ना कि लोग अपने अपने हथियार उठाकर अपनी अपनी लड़ाई करें। तो ये कानून के राज की हमने बात की। फिर हमने बात की ऑटोनोमस काउंसिल की। ऑटोनोमस काउंसिल की जगह हम उस कहीं कहीं जिला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बोलते हैं और अलग अलग नामों से उसको बोलते हैं। तो वो ऑटोनोमस काउंसिल की बात भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑटोनोमस काउंसिल ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि ये जो गैप है, ये जो खाई है वो कम की जा सकती है। किसी ने कहा कि भाई ऑटोनोमस काउंसिल तो हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो हैं, ऑलरेडी है, तो उनसे भी कुकी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। तो ऑटोनोमस काउंसिल को और राइट्स मिलने चाहिए, उनको और पावर मिलनी चाहिए उनके क्षेत्र में। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है, ऑटोनोमस काउंसिल भी एक तरह का सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ही है कि भाई कुछ गतिविधियां वो चला सकते हैं, कुछ नियम कायदे बना सकते हैं। तो ऑटोनोमस काउंसिल बहुत बढ़िया तरीका है। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की जगह अगर ऑटोनोमस काउंसिल को ही बेहतर कर दिया जाए जिससे उनकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, प्रशासन संबंधी दिक्कत है, तो मुझे लगता है ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का भी पेच हट जाएगा। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो मैंने बताई दी कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ही दूर की कौड़ी है क्योंकि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं सकता, वो भी पर्टिकुलरली कम्युनिटी के बेस पर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में तो कोई भी लोग आ सकते हैं, कहीं से भी कोई नौकरी कर रहा है। अगर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन भी बना दिया पर्टिकुलर एरिया के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर के एक ही कम्युनिटी के लोग कल को ये कहेंगे कि 100% रिजर्वेशन कर दो क्या, कि वही लोग जाके अधिकारी बनेंगे। अधिकारी तो कहीं से आ सकता है, तो वो किस जाति का होगा। तो ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब कहीं से भी किसी भी जाति का आदमी आ सकता है और वो सरकारी नौकरी ले सकता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सेपरेट करोगे, कैसे जाति के आधार पर सेपरेट करोगे या कैसे कम्युनिटी के आधार पर सेपरेट करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन ये जरूर है कि दो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन कुकी बाहुल्य होगा या मैतेई बाहुल्य होगा इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो ये एक अलग विषय है। तो इन सब चीज़ों पे बात की, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है, जो मेन विचार है, वो थोड़ा इससे और ज़्यादा डीप में जाने की बात है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक चीज़ें क्या हैं। तो आज आज का वीडियो जो है हम वही डेमोक्रेसी से शुरू करते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डेमोक्रेसी क्या होती है। देखिए, अभी हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है चुनाव पर कि भाई चुनाव है तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को जोड़ा जाता है दो तीन शब्दों से कि भाई चुनाव हो गया या फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित कर लिए तो उसके लिए कोर्ट हो गया। लेकिन चुनाव क्यों? चुनाव का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं उसमें से एक को चुन लिया, वो चुनाव हो गया। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में 5 लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें से एक को चुन लेते हैं, ये चुनाव होता है। ये एक को चुनना ही गड़बड़ का सारा वो कहते हैं गड़बड़ झाला एक को चुनने में। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि एक विधानसभा में या एक लोकसभा में मान लीजिए 100 वोट है। 100 वोट के अंदर अगर किसी को 50 वोट मिल जाते हैं और किसी को 49 वोट मिल जाते हैं और एक वोट किसी और को मिल जाता है या नहीं डलता एक वोट, तो आप 50 वाले को लीडर बना देते हैं और 49 वाले को एकदम साइडलाइन कर देते हैं, उसको हारा हुआ घोषित कर देते हैं। ये चीज ठीक नहीं है। युद्ध में तो ये ठीक है कि भाई जो जीता वही सिकंदर है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। किसी को डेमोक्रेसी में हराना नहीं चाहिए, किसी कम्युनिटी को, किसी को कुछ कम वोट मिले तो उसे हराना नहीं चाहिए। जो भी जमानत बचा ले, अपनी जमानत बचाने का मतलब जिसको पड़े हुए मतों का छठा भाग मिल जाए, कम से कम उसको भी कुछ ना कुछ राइट्स मिलने चाहिए, कुछ ना कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो यही, इससे क्या होगा, इंक्लूसिवनेस आएगी। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैतई डोमिनेटेड एरिया में आपको 3-4 लोग लड़े होंगे अलग अलग पार्टी से, कांग्रेस से लड़ा, बीजेपी से लड़ा, आरपीआई से भी लड़ा।
क्या सारे मैतई ने कांग्रेस को वोट दे दिया? उनका एमपी बना, अच्छी बात है। क्या सारे मैतई ने कांग्रेस को वोट किया था? नहीं, उसमें से सिर्फ विनर निकाला। क्या पता जो विनर था उससे ज्यादा वोट और लोगों को पड़ गए हों। तो जो जीतता है वो कभी भी सबका नेता नहीं होता। मैतई कम्युनिटी में भी जो जीता है वो पूरी मैतई कम्युनिटी का लीडर नहीं होगा, बाई फोर्स हम सिस्टम से उसे बना देते हैं। इसी तरह कुकी कम्युनिटी के अंदर 2-3 लीडर उनमें भी लड़े होंगे, तो उसमें भी क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वोट पाता है हम उसको निकाल लेते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट, ये सिस्टम ठीक नहीं है। जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो पहले नंबर पर होना चाहिए, जो उससे थोड़े कम वोट पाएगा वो सेकंड नंबर पे होना चाहिए, और जो उससे कम वोट पाएगा वो थर्ड नंबर पे होना चाहिए। इससे क्या है, तीनों को पड़े हुए मतों के अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए। तब तो हो जाएगी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। और एक्सक्लूसिव डेमोक्रेसी में ये है कि फेंक दो, जो हारता जा रहा है, हारा हुआ कह रहे हैं हम उसे, हारा हुआ नहीं है, उसे भी बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, तो उसको भी समाहित करने की व्यवस्था हमारे सिस्टम में नहीं है, उसको हारा हुआ कहकर उसको फेंक देते हैं। देश के अंदर ऐसा ही हो रहा है कि भाई क्या कह रहे हैं कि हम देश का 70% वोट को हम इस हारा हुआ घोषित कर देते हैं सिस्टम के अंदर। जो जीतने वाली पार्टी है मुश्किल से उनको 30 से 35% वोट मिलता है, वो पूरे देश पर राज करते हैं। इसी तरीके से वो पूरे राज्य पर राज करते हैं। तो ये व्यवस्था के अंदर दिक्कत क्या है, ये व्यवस्था के अंदर समाहित करने की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो जीत रहा है उसको आप उसको बराबर कर दो, जो हार रहा है या सेकंड नंबर पे रह रहा है। मैं कह रहा हूँ जिसको जितने मत मिलते हैं उसको उतना ही ऊपर, उसको उतनी ही पावर मिलनी चाहिए, और पावर का बंटवारा होना चाहिए। अगर पावर का बंटवारा हो जाएगा तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई ठीक है, पावर का बंटवारा हो गया, इसलिए अब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं किसी को। वो समाज के अंदर भी हो सकता है, मैतई कम्युनिटी के अंदर भी अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते तो ये 3 लोग, तो मुझे लगता है अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलता। मणिपुर, इम्फाल में भी अगर जो सीटें थी वहां पर कांग्रेस के लोग जीते, दूसरे लोग भी होते, तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलता। वो कैसे मिलेगा, उसके लिए कानून बनाने की जरूरत है, जिसे हम 26 जनवरी बिल कहते हैं। अब इससे होगा, असल में क्या है कि अभी सारा फोकस सबका जीत पे लगा हुआ है। ये जो डेमोग्रेटिक ग्राफी का चेंज हो रहा है, ये जो आबादी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये जो इलीगल इंट्रूडर्स आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कैसे ही हम अपनी आबादी बढ़ा लें और कैसे ही डोमिनेट कर लें, और डोमिनेट करने के बाद अगर जीत गए तो पूरे सिस्टम पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो पूरे सिस्टम पर कंट्रोल करने की जो हार जीत की होड़ लगी है, इसमें क्या है, साम दान दंड भेद, किसी भी तरीके से दूसरे को हराना इतना जरूरी हो गया है कि जब तक जीतोगे नहीं तब तक तुमको अब तुम्हारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन जीतने से ज्यादा जरूरी है कि सफल होना। अगर आपको कहीं कोई एग्जाम देते हो तो उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के अंदर एक जो जीता वही सिकंदर, बाकी सारे बंदर हो जाते हैं। तो उसमें भी कैटेगरी होती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। और ये हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें भी कैटेगरी है। जैसे हमने सेंट्रल की गवर्नमेंट बनाई फर्स्ट लेवल पर, सेकंड लेवल पर हमने स्टेट की गवर्नमेंट बनाई, और थर्ड लेवल पर हम लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे ऑटोनोमस काउंसिल है या फिर हम नगर पालिकाएं हैं। इस तरह की गवर्नमेंट वो किस लिए बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज का विकेंद्रीकरण हो जाना चाहिए, फोर्स का, इसका, उसका। जो रक्षा की चीजें हैं, जो रक्षा की चीजें जैसे डिफेंस के लिए, उसका केंद्रीकरण होना जरूरी है। जैसे हमारी एक फोर्स के लिए कमांड बनाएगी, तो जब लड़ाई की बात आ जाती है, झगड़े की बात आ जाती है, देश की सुरक्षा की बात आ जाती है, तो देश को एकजुट हो जाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात है, अब ये समझिए कि सपोज करिए कि मैतई समाज इम्फाल के अंदर, अगर वो लोग चाहते हैं कि इम्फाल के अंदर जो डेवलपमेंट हो वो उनकी तरह से हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैतई समाज करे। अगर कहीं पे कुकी बहुतायत हैं तो वो वहाँ का निर्णय ले लें कि भाई वहाँ का वो कैसे डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन इसको हमने कर चुके हैं ऑलरेडी ऑटोनोमस काउंसिल से। तो ये ऑटोनोमस काउंसिल तक तो ठीक था, लेकिन जब ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने लगते हैं तो अलगाव पे चले जाते हैं। कहते हैं ना, किसी अति सर्वत्र वज्रते, मतलब अति किसी भी चीज की बुरी होती है। डेमोक्रेसी के अंदर हमें कम से कम ये समझना चाहिए कि हमारी लिमिट क्या है, और हमें एक भी रहना है और अनेक भी रहना है। तो अनेकता में एकता हमें ढूंढनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये देश है ना, अलग अलग जाति धर्मों का, संप्रदायों का, कम्युनिटीज का देश है। यहाँ पर 1-1 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, लोगों की मान्यताएं बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। तो इतने सारे लोग हम भारत में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि
हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें किसी भी कम्युनिटी को ये ना लगे कि उसका हक और अधिकार मारा जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें लाई गई। रिजर्वेशन भी इसीलिए लाया गया कि भाई अगर कुछ लोग कमजोर हैं तो उनको रिजर्व किया जाए। ऑटोनोमस काउंसिल की कॉन्सेप्ट इसीलिए लाई गई। एसटी स्टेटस भी इसीलिए लाया गया। लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। बेजा इस्तेमाल से मेरा मतलब है कि इसको मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। जैसे एसटी स्टेटस का अभी आप लोगों को बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मणिपुर के लोगों को बांटने के लिए एसटी स्टेटस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मणिपुर वाले तो सभी पहाड़ों में रहते थे, हजारों साल से पहाड़ों में जाते रहे होंगे और आते रहे होंगे, लेकिन अब सडनली ये कानून आ गया कि ये वाले यहीं रहेंगे, वो वाले पहाड़ में जाएंगे। तो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी पर बड़ी थिन लाइन है। डोमिनेंट कानून के जरिए नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए जिसमें कि एक आदमी अपने आप को छला हुआ महसूस करे और दूसरा आदमी अपने आप को ताकतवर महसूस करे। तो ये नहीं होना चाहिए। सत्ता का संतुलन होना चाहिए, शक्ति का संतुलन होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको भी एकदम कास्ट कम्युनिटी और इन सब से अलग हटके निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारे आरोप लगे कि भाई पुलिस उनकी है, आर्मी उनकी है। तो सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर इस तरह से होने लगेगा कि सब लोग अपना अपना एजेंडे से करने लगेंगे, फिर देश की कौन सोचेगा? फिर तो सब अपनी अपनी कम्युनिटी की सोचेंगे। और कम्युनिटी में भी 50 तरह के कम्युनिटी के अंदर क्या बंटवारा नहीं होगा? क्या मणिपुर के अंदर 3-3 लोग खड़े हुए चुनाव में, तो क्या मैतई एक थे? सारे मैतई भी अलग है। मैतई में भी कितने लोग हैं अलग अलग। पांगल कम्युनिटी का सीएम है। किसी ने मुझे बताया कि पांगल कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, मैतई में बहुत कम है वो संख्या में। तो कहने की ये कितना सुंदर उदाहरण है कि भाई कैसे भारत में ही ये संभव हो सकता है। क्या आप कभी सोच सकते हो कि किसी अरब कंट्री में जाकर या कोई हिंदू व्यक्ति लीडर बन सकता है उनका? क्या आप सोच सकते हो ऐसा? ऐसा संभव है? यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी एक अश्वेत को राष्ट्रपति बनने के लिए 200-300 साल लग गए। ये भारत के अंदर ही ऐसा हो सकता है, ये भारत की कल्चर में ही हो सकता है, ये भारत की भूमि पर हो सकता है। तो यहाँ की जो कल्चर है ना, आयातित आयातित रिलीजन हो, बाहर के रिलीजन हो, वहां वो कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर एक तरह की किताब है, एक तरह के उनके पैगंबर है। लेकिन यहाँ भारत में है, यहाँ पर बहुत आजादी है। धर्म के मामले में भी आजादी है, पूजा पद्धति के मामले में आजादी है। आप अपनी तरह से जी सकते हो। असली लोकतंत्र भारत ही सिखाता है मिलजुल के रहने का। तभी तो हम कह सकते हैं गर्व से कि वसुधैव कुटुंबकम। तो इसके अंदर एक कम्युनिटी डोमिनेट नहीं करती है। अगर कोई बड़ी कम्युनिटी होती है तो उसका काम होता है अपनी छोटी कम्युनिटी को प्यार से, भाईचारे से रखे। लेकिन अगर कोई उसका नाजायज फायदा उठाएगा तो ये गलत है। अब ये जो बहुसंख्यक हैं वो ऐसे नहीं सोचते हैं कि हम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे। ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ। इस देश में अगर ऐसा होता तो जो बाहर से आने वाले धर्म है वो शायद इस देश में सर्वाइव ही नहीं कर पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते, फैल ही नहीं पाते। वो फैले क्यों? क्योंकि हमने उन्हें भी स्वीकार किया। आप भी आओ, आप भी अपनी तरह से जियो। लेकिन अगर कोई आकर हमारे ऊपर और हमारी कल्चर को ही बदलने की कोशिश करेगा और ये जो सर्वधर्म संभाव का सिद्धांत है इसको खत्म करने की कोशिश करेगा, तो फिर प्रतिक्रिया तो होगी, और प्रतिक्रिया डिफेंस में होगी। मैंने जो भी देखा, मैंने ये देखा कि मैतई समाज ने कहीं भी ऐसा नहीं लगा मुझे, मैंने जो भी खबर देखी कि मैतई समाज कोर्ट के रास्ते से गया और उन्होंने एसटी स्टेटस की मांग की। वो उनका लीगल राइट था। लेकिन उसको रोकने के लिए आप मार्च निकाल रहे हो, तो क्या ये ठीक है? एक मेजोरिटी है जो जिसको लगता है कि भाई मेजोरिटी है कि उसको लगता है कि भाई लीगली मेरे साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो वो कोर्ट के रास्ते जा रही है। तो मेजोरिटी की थोड़ी तो रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जो ज्यादा संख्या में है उनकी थोड़ी तो रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, कानूनी रेस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। तो अगर माइनॉरिटी मेजोरिटी पर हमलावर हो रही है और उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, तो फिर क्या होगा? ऐसे तो फिर मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी खड़ी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा और फिर जिसके पास ज्यादा हथियार होंगे वो जीत जाएगा। तो ये तो फिर जंगल का कानून हो गया ना। ये जंगल का कानून नहीं चलना चाहिए। मोटी बात ये है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी में एक अभूतपूर्व बदलाव की जरूरत है। एक कानून लाया जाना चाहिए जिसे हम 26 जनवरी बिल कहते हैं। हम ये कहते हैं इस देश में जो भी अपनी जमानत बचा ले, जो भी व्यक्ति अपनी जमानत बचा ले, और उस जो भी व्यक्ति कहते हैं कि इतने वोट पाले कि उसको छठा भाग मिल जाए, उसको भी कानूनन रूप से कुछ ना कुछ सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे कम मिले। जो जीत रहा है वो लोकसभा जाए, विधानसभा जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो
जो हार रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर आ रहे हैं, या 2-3 नंबर, 2-3 लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व कर पाएंगे। फिर उनके अंदर नकारात्मक विचारधारा नहीं रहेगी, उनके अंदर विरोध नहीं रहेगा। विरोध क्यों करता है आदमी? जब उसे लगता है मेरा तो सब कुछ छिन गया, मैं तो हार गया, ये जीत गया, तो वो उसके पास रह क्या जाता है? अगर उसको भी उसके मतों के अनुपात में अधिकार मिल जाएगा तो वो क्यों लड़ेगा? वो अपना काम करेगा, सब अपना काम करेंगे, सब अपना काम करेंगे तो देश डेवलप करेगा। अब कुछ लोग तो बन जाते हैं किंग और कुछ लोग रह जाते हैं जमीन पर, तो फिर झगड़ा होने वाली बात है ना, कि भाई कुछ लोगों में सत्ता केंद्रित हो जाती है। तो यही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर कम्युनिटी के अंदर भी डिवाइड होता है। अब जैसे मैतई के अंदर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लोग रहे होंगे, उनको तो सारे यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारी कम्युनिटी की बात होनी चाहिए। तो हर तरह के समाज में लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि सबको मिलकर जो ले जब को सबको लेकर चल सके, वो आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या, जैसे मैंने अभी मैतई का एग्जांपल दिया कि उन्होंने पांगल जो मुस्लिम कम्युनिटी के, वो भी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो क्या ऐसा हो सकता है इस देश के अंदर के अल्पसंख्यक हैं वो भी बड़े पदों पर पहुंच जाएं? अगर 26 जनवरी बिल होगा तो ऐसा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के जरिए बता देता हूँ मैं आपको। सपोज करिए दिल्ली का मटिया महल का इलाका है, और मटिया महल इलाके के अंदर मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि वहाँ मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हिंदुओं की संख्या 15 से 20% ही होगी उस सीट पर, एक विधानसभा सीट पर। तो कभी भी कोई भी पार्टी, क्योंकि जीत नहीं सकता वो कैंडिडेट, तो उसको टिकट तो मिलेगी नहीं हिंदू को, क्योंकि 10-15% से जीत तो सकता ही नहीं। तो वो हमेशा ठगा हुआ हिंदू हमेशा ये कहेगा कि इन्हीं का राज है, इन्हीं का राज है। लेकिन अगर उसको उसका हक और अधिकार मिल जाए, यानी वो तीसरे नंबर पर भी आ जाए, 15% वोट का मतलब है 16-17% वोट पे जमानत बच जाती है। अगर 16-17% वोट अगर बचा लेता है तो वो हिंदू भी कहने को सत्ता में थोड़ी बहुत भागीदारी करेगा, और फिर वो सब इलाकों में काम करेगा, मुस्लिम इलाकों में भी काम करेगा, हिंदू इलाकों में भी काम करेगा। सपोज करिए कि जो हिंदू कम्युनिटी का बंदा है वो अच्छा काम कर रहा है मुस्लिम इलाकों में, और जो मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो कौन बढ़ेगा आगे? मुस्लिम कम्युनिटी में हिंदू हिंदू व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो कर्म के आधार पर व्यवस्था चलेगी। इसमें यह भी हो सकता है कि शायद कुकी कम्युनिटी का भी सीएम बन जाए, कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात ना हो, कम्युनिटी के बेस पे नहीं होगा, कर्म के बेस पे चलाओ व्यवस्थाएं। अगर कर्म के जो अच्छा हो, जो सबको प्यार करे, सबका सम्मान करे, सबको अच्छी तरह से रखे, वो चाहे कुकी कम्युनिटी का हो, चाहे वो मैतई कम्युनिटी का हो, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको उसी को नेतृत्व मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर इस पर नेतृत्व मिलना चाहिए। ये लगातार मैं बात कहता रहा हूँ, और ये बात तब होगी जब हम इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात करेंगे। ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं, ये आ रही हैं कि किसी पृथकता की समस्या, अलगाव की समस्या, ये क्यों आती हैं? कि कभी कभी किसी को डोमिनेंस ज्यादा लगता है तो अलगाव की समस्या आ जाती है, अंतर विरोध की समस्या आ जाती है, कहते विपक्ष की समस्या आ जाती है। देश में विपक्ष की जरूरत क्या है? देश में तो सारे अलग अलग पक्ष हैं। आप किसी को पक्ष बनाते हो, किसी को विपक्ष बनाते हो, फिर लड़ते हो आपस में। भाई ये एक अलग पक्ष है, ये अलग पक्ष है, लड़ेंगे क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री भी तो हो सकते हैं एक दूसरे के। हम विरोधी होने से अच्छा है एक दूसरे के पूरक भी तो हो सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि सूरज और चांद एक दूसरे के विरोधी थोड़ी ना है। सुबह सूरज निकलता है, शाम को चांद निकलता है, एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं, कंप्लीट भी हो सकते हैं। कुकी और मैतई एक दूसरे के विरोधी क्यों हैं? क्या एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। कुकी से कुछ चीजें मैतई के काम आ सकती हैं, मैतई से कुछ चीजें कुकी के काम आ सकती हैं, और एक दोनों को मिलकर विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। अगर लड़ेंगे तो एक दूसरे को कमजोर करेंगे, लड़ने में दोनों ही पक्ष कमजोर होते हैं। तो ये मैं मोटी बात कहना चाहता था, ये मेरा सॉल्यूशन है जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इस पर मैंने बहुत वीडियो बनाई है 26 जनवरी बिल पर, बड़े विस्तार से बताया कि कैसे डेमोक्रेसी की समस्या, जिसमें जीत को इतना महत्व दे दिया गया है, जो जीत जाता है वही सिकंदर हो जाता है, उसको निकालकर सफलता पर को महत्व दिया जाना है। सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट आओगे, फर्स्ट आना अलग विषय है, कभी कोई फर्स्ट आ सकता है, कभी कोई फर्स्ट आ सकता है, लेकिन एक बच्चा अगर फर्स्ट आ जाए तो बाकी सबको फेल करना उचित नहीं है। उनको भी उनके मिले हुए मतों के अनुपात में हक और अधिकार मिलना चाहिए, मैं ये बात कह रहा हूँ। रही बात कुकी और मैतई समाज की, तो अभी इस समय जो मेरा पूरा परसेप्शन है, मुझे ऐसा लगता है, परसेप्शन ही कहूंगा मैं, कि कुछ लोग कहते हैं तुम क्या मणिपुर आए हो, तुमने देखा है, कि मुझे मैतई का पक्ष ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है कुकी के मुकाबले। वो ज्यादा मुझे लिबरल लगते हैं, वो ज्यादा कहते हैं कि उनके अंदर अलग अलग तरह के लोग बात भी कर सकते हैं। लेकिन कुकी कम्युनिटी के अंदर तो एक तरह का उन लोगों पर ही
वो कहते हैं अंकुश लगा देते हैं जो अलग हटके आ जाए। अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेने जाता हूँ तो मैतेई समाज के लोग खुलकर बोल देते हैं चलो कुकी के साथ रहना पड़े, हम लोग साथ रहेंगे, वर्षों से साथ रह रहे हैं। लेकिन जब कुकी समाज के अंदर से मैं इंटरव्यू लेने की कोशिश करता हूँ तो बहुत लोग तो बोल ही नहीं सकते। एक लेडी थी, तारा नाम की शायद लेडी थी कुकी समाज से, जिनका मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, हमें कुकी लैंड की जरूरत ही नहीं है, अगर हम सब मिल बांट के रहें, अच्छे से रहें, अगर हम सहयोग से रहें तो हमें ये जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब है ज्यादा ज्यादा आवाज अगर दबाई जा रही है किसी कम्युनिटी के अंदर, तो वो मुझे लगता है कुकी कम्युनिटी के अंदर लोगों की, जो लिबरल लोग हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। मेहता ही फिर भी बोल पा रहे हैं और वो दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इस देश के अंदर सबकी बात होनी चाहिए, कुकी मैतेई की बात नहीं होनी चाहिए। मैतेई मैतेई लैंड की बात मांग नहीं कर रहे हैं, वो मणिपुर की बात कर रहे हैं, और कुकीज कुकी लैंड की बात कर रहे हैं। तो इसी से दोनों पक्षों के अंदर आपको अंतर समझ में आता है। बहुत सारी मैंने बात है कि आपको लगेगा एक पक्ष की तरफ झुकाव है या दूसरे पक्ष की, लेकिन सत्य की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो किसी का पक्ष भी चला जाता है, अगर मैं सत्य की बात करूं और वो किसी के पक्ष में चली जाती है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं सत्य जरूर बोलूंगा जो मेरा मुझे लगता है। क्या लगता है आपका सत्य आपका अपना हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी बात से असहमत होंगे, बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन जो भी मेरी बात से असहमत है या सहमत हो, वो कमेंट में लिखिए, जिससे मैं और अपने आप को बेहतर कर सकूं। और मैं कोई निर्णय करने वाला नहीं हूं, मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मैं ये नहीं करा कि ऐसा ही होगा, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सहमत हो सकते हैं, इवन मैतेई भी बहुत सारे असहमत हो सकते हैं। उनको लगेगा कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं कि कुकी कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो मैं उनको वही बताना चाहूंगा कि जब पांगल बन सकता है तो कुकी भी बन सकता है। तो ये व्यवस्थाएं तभी होंगी जब 26 जनवरी बिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ये वीडियो कंप्लीट होती है। 26 जनवरी बिल अगर आपको समझना है तो बहुत सारी, कम से कम मेरी नहीं तो 30-40 वीडियोस होंगी जिसमें डिटेल से बताया गया कि कैसे क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो आप मेरे चैनल पर जाकर अगर 26 जनवरी करेंगे तो 26 जनवरी बिल सर्च करेंगे तो शायद आपको कुछ वीडियो मिल जाए। और उसमें मैंने ये भी बताया कि कैसे जो पॉलिटिक्स की जितनी भी समस्याएं हैं, राजनीति शब्द ही गलत है, राजनीति सेवा नीति में बदल जाएगी, क्योंकि राजनीति का मतलब राज करने की नीति। तो ये शब्द ही गलत है, राजनीति तो होना ही नहीं चाहिए देश के अंदर, सेवा नीति होनी चाहिए। राजा तो चले गए तो राज तो चला ही गया ना, अब तो सेवा सेवा नीति होनी चाहिए। तो बहुत सारे हमारी हमारी सोच में फर्क, हमें अब 21वीं सदी में आए तो 21वीं सदी की तरह सोचना होगा, हमें इंसान की तरह सोचना होगा, हमें सहजीविता के बारे में सोचना होगा, हमें को एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना होगा, हमें वसुदेव कुटुंबकम के बारे में सोचना होगा। और इस पृथ्वी पर रहना है तो हम शेयर्ड जगह पे रह रहे हैं, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। कोई अपना कुकी लैंड या मैतेई लैंड बना नहीं सकता, सबको शेयरिंग करनी है। तो शेयरिंग करने के लिए प्यार मोहब्बत से करोगे तो ही ठीक है, वरना लड़ते रहो यूक्रेन और रसिया की तरह, हमास और इजराइल की तरह, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा और लड़ लड़ के सब खत्म हो जाओगे, ये जमीन यहीं पड़ी रह जाएगी। इज्जत से रहो, प्यार से रहो, प्रेम से रहो, हथियार छोड़ो और एक दूसरे को जोड़ो। इसी संदेश के साथ मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद, जय भारत।